हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET PG अड्डा 247। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज मैं CUET PG जो भी जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेकर आई हूँ पेपर एनालिसिस। तो हम यहाँ पर आज 2022, 23 और 24 का एनालिसिस करेंगे कि जो भी आपका सिलेबस है जूलॉजी का उसके अंदर आपकी कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं तीनों ईयर के अंदर और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जूलॉजी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो मैंने इन तीनों एग्ज़ाम को एनालाइज किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने एक समराइज़ किया है ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ हेल्पफुल हो पाए। टॉपिक्स देखो आपको सारे पढ़ने हैं, सिलेबस में कवर आपको सब कुछ करना है, लेकिन मोस्टली आपको ध्यान किस पर देना है ना? सबसे ज़्यादा आपको कौन सी यूनिट पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन किसकी करनी है ना? तो उससे आपको एस्टिमेट लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपना टारगेट सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, कि आपको पता है कि मुझे जूलॉजी चूज़ करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, माइक्रोबायोलॉजी करना है, बॉटनी करना है, लाइफ साइंस करना है, वो आपकी चॉइस। आपको अपना फेवरेट जो भी आपका टारगेट सब्जेक्ट है उसको क्या करना है बच्चे, आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि मेरे को इस वाले सब्जेक्ट में आपको जाना है। ठीक है, टारगेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आप उसका एग्ज़ाम पैटर्न्स एनालाइज करो। ठीक है, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस तो आपको इसी चैनल पे मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने CUET PG जूलॉजी के बारे में आपको सब कुछ बताया, यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सेफेस्ट स्कोर, एवरीथिंग, सिलेबस को भी डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके पास 75 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको +4 करेक्ट के लिए और -1 आपको इनकरेक्ट के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप उस एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद आप उसका सिलेबस देखो। सिलेबस आप किस पर देखोगे, आपको पता होगा ना, इसका सिलेबस आप किस पे देख सकते हो? CUET PG का जो आपका सामर्थ्य वाली साइड है, इस साइड पर जाके आप इसका सिलेबस निकाल सकते हो। ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड करो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान क्रिएट करो। देखो, अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन किया है या आप करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन करने के बाद आप देखोगे कि मेरे को इतनी देर अपनी क्लासेस लेनी है ऐप पर, उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी इतनी करनी है, मुझे एक दिन में इतना कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप हमेशा याद रखो, स्टडी प्लान आप ऐसे नहीं बनाएंगे कि 8 से 9 बजे तक आपको ये करना है, 9 से 10 बजे तक ये काम करना है, तो वो आपका कभी वर्क नहीं करेगा। आपको स्टडी प्लान बनाना है कि आपको अपने दिन का गोल बनाना है। आपको एक पेपर लेना है, उस पर उस दिन का गोल लिखना है कि मुझे ये टॉपिक आज कंप्लीट करने हैं, इनकी रिवीजन करनी है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आपने मानो एक टॉपिक लिया है जैसे कि रेप्लिकेशन। ठीक है, आपने बोला है कि आज मुझे रेप्लिकेशन पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज हो गया तो उस पर टिक लगा दो। अगला टास्क आपका ये है कि जो क्लास में मेरा टॉपिक चल रहा है, मान लो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, तो मुझे उसका लेक्चर लेना है। मैंने लेक्चर ले लिया, टिक लगा दिया। अब जिस टॉपिक का मैंने रिवीजन किया था मुझे उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैंने कर ली तो टिक लगा दिया। ठीक है, तो आपको अपना डेली का गोल सेट करना है, स्टडी प्लान बनाना है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपका सिलेबस ऑन टाइम क्लियर हो सके। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप अपने सिलेबस को, बैकलॉग्स को कवर करने की जगह आप रिवीजन कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इससे आपका क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट देते हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको ये पता चलता है कि आप इस कॉन्सेप्ट में अच्छे हो, कि इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे सारे सही हो रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है ना तो मेरे ये गलत हो रहे हैं। तो आप उससे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो और जब आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो तो आप उस पर फिर वर्क कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने टेस्ट दिया, आपने उसको टेस्ट दे के बस अपने मार्क्स देके और छोड़ दिया तो वो आपका कोई वर्थ इट नहीं है। आप पेपर दे रहे हो, कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका मतलब बनता है कि आप उसमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो कि मैं इस टॉपिक में क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे अब उसका सॉल्यूशन निकालना है, मुझे उस पर अपना और वर्क करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको रिवीजन करनी है डेली बेसिस पर। जो आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आप उसकी रिवीजन डेली बेसिस पे करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने CUET PG एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो विद अ वेरी गुड रैंक। ओके, चलो सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में आपकी ये सारी अराउंड 14 यूनिट्स है आपकी, जो आपकी आती हैं सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और मैं अभी की बात करूँ तो आपके पास अप्रॉक्स 6 मंथ है, तो उसके अंदर आप देख लो आपको इतना सारा कंप्लीट करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत को बढ़ाना है। तो इसी वजह से कि आपके लिए कुछ चीज़ें ईजी हो सके, मैं ये वाली वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको पेपर का एक पैटर्न पता चल जाए कि कौन से टॉपिक जो हैं वो रेपिटेटिव आपसे पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना सेल बायोलॉजी की बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्या, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपका जो 2022, 2023 और 2024 का जो आपका रहा है वो ये रहा है कि 2022 में आपके अराउंड 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में आपके अराउंड 9 क्वेश्चन पूछे थे, और अगर 24 की बात करूं तो उसमें आपके अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हो, ना। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 48 मार्क्स की ये थी, है ना। इसमें 36 मार्क्स की थी, है ना। इसमें 24, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर। मतलब कि ये वाली यूनिट जो है आपकी सेल बायोलॉजी, ये तो हो गई कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट हो गई, है ना। इसको तो आप स्किप नहीं करोगे। अब इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जो टॉपिक्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, सेल ऑर्गेनेलीज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल ऑर्गेनेली। साथ में आपकी जो सिग्नलिंग है ना, सेल सिग्नलिंग, कुछ सिग्नलिंग मैंने आपकी डिस्कस भी करी है GPCR के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। उसके बाद सेल साइकिल से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सेल साइकिल के बाद आपसे जो सेल मैट्रिक्स वगैरह होते हैं ना, सेल मैट्रिक्स हो गया, जंक्शंस हो गए, उससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और आपका है कैंसर अपोप्टोसिस, ठीक है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, किसके, सेल बायोलॉजी के। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। चलो बायोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड यूनिट है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है, क्योंकि ये एक तो आपकी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है जो आपके बेसिक्स को बनाती है, जिससे आप फिर आगे के जो यूनिट्स है ना उसके अंदर आप अच्छे हो पाते हो। जैसे कि अगर आपको प्रोटीन वगैरह की नॉलेज ही नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता, तो आप टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। प्रोटीन का आपको फीचर भी पता होना चाहिए, तो वो आपको बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आपसे पूछे गए थे 5 क्वेश्चन अराउंड, इसमें 4 क्वेश्चन अराउंड, और सिमिलर इसके अंदर भी अराउंड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हैं वो है आपके, जैसे कि प्रोटीन्स, आपके प्रोटीन्स वाला टॉपिक, जिसके अंदर आप अमीनो एसिड्स वगैरह पढ़ते हो। आपका है मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, ATP सिंथेसिस, ये सब पढ़ते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एंजाइम से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि विटामिन की अगर ये वाला विटामिन कम है तो इससे आपकी कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपकी फंडामेंटल्स हैं। ये जो आपकी है ना स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे इम्यूनोलॉजी हो गया, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट हो गया, ये कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो जूलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं। थर्ड आपकी कौन सी है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? रेप्लिकेशन वगैरह, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये सब। तो अगर मैं 2022, 23 और 24, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो आपका है वो ये रहता है कि इससे आपके अराउंड 6 क्वेश्चन थे, इससे आपके 5 क्वेश्चन और इससे भी आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूँ तो ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन फिर भी स्टिल जो रेपिटेटिव टॉपिक है, जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके हैं जैसे कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद आप एक टॉपिक पढ़ते हैं डीएनए डैमेज और रिपेयर, उससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, डीएनए डैमेज और रिपेयर को। ठीक है, डीएनए डैमेज और रिपेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपका। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, और आपका जीन रेगुलेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है? इकोलॉजी। देखो इकोलॉजी जो है आपकी यूनिट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो इन दोनों यूनिट को ना इसमें अलग अलग करके लिखा हुआ है, लेकिन जब पढ़ाते हैं ना तो इसको साथ में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इकोलॉजी का ही एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इससे क्वेश्चन भी रिलेटेड ही पूछते हैं। तो इन दोनों यूनिट को हम साथ में देखेंगे कि यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर जो 6 है आपकी, उन दोनों के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसका कंबाइन पढ़ते हैं। ठीक है, कंबाइन देखते हैं इसका। कौन सी यूनिट नंबर 4 कौन सी आपकी? इकोलॉजी, इकोलॉजी प्लस आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दोनों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं हम। तो इससे आपके थे 5 क्वेश्चन, इसमें थे आपके अराउंड 3 क्वेश्चन और इसके अंदर थे अराउंड 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसकी भी इंपॉर्टेंस देख सकते हो, तो इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है जैसे कि आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। आपका बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, और बायोडाइवर्सिटी के साथ जो आप स्पीशीज का इंटरेक्शन पढ़ते हो ना, कॉम्पिटिशन, अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, वो सारा का सारा स्पीशीज इंटरेक्शन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, और आपका स्पीशीज का इंटरेक्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है इतना सभी को? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी कौन सी? देखो नेक्स्ट है कौन सी? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को देखते हैं। तो 5th कौन सी है आपकी? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन भी अपने आप में एक मेजर यूनिट है, जिसमें से इसमें आपको अराउंड 4 क्वेश्चन, इसके अंदर 6 क्वेश्चन थे और इसके अंदर 4 क्वेश्चन, तो आप इसका एस्टिमेट देख सकते हो 4 to 6 क्वेश्चन के अराउंड इसके बीच में आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कितनी हो गई? 16 से अराउंड 16 से 20 के 16 से 24 के बीच में ये मार्क्स आपकी क्या रखती है? वैल्यू रखती है इतना। ठीक है, तो इवोल्यूशन के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहला तो आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक है ना, उससे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद इवोल्यूशन के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्पेशिएशन, जो एलोपेट्रिक है, सिम्पेट्रिक है। ठीक है, तो स्पेशिएशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड जो है आपका हार्डी वीनबर्ग,
ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आप पढ़ते हो, इक्वेशन, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, वो इसके अंदर इवोल्यूशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं नेक्स्ट यूनिट बताने जा रही हूँ, जो आपकी नंबर 7 पर है, 6 तो बायोडाइवर्सिटी हो गई ना, 7 पर जो है आपकी वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट यूनिट है जूलॉजी के अंदर कि इसमें 2022 में अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 40 मार्क्स ही खाली एक इम्यूनोलॉजी आपकी थी। ठीक है, समझ रहे हो? तो इम्यूनोलॉजी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2022 में इसके अराउंड 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 23 में भी आपके क्या 3 से 4 क्वेश्चन थे, और 24 में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिले थे। ठीक है, अगर मैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दूसरा आपका MHC, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MHC इम्यूनिटी वैक्सीन ये सब आता है इसके अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है आपकी 8th? जेनेटिक्स। चलिए, तो जेनेटिक्स का भी देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना है। तो बच्चे जेनेटिक्स जो यूनिट है उससे भी आपके अराउंड ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, और इसमें अराउंड 5 क्वेश्चन आपको मिले थे। ठीक है, तो जेनेटिक्स को देखें तो जेनेटिक्स के जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो ना, उसके लॉज वगैरह हो गए, जीन मैपिंग हो गई, मल्टीपल एलेलिज्म हो गया, तो ये सारे आपके जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। जैसे कि आपकी हो गई मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हो गया आपका पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ना हम, कि इसमें डिफेक्ट हो जाए, रेसेसिव डिसऑर्डर, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपका जीन मैपिंग, ठीक है, जीन मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो जेनेटिक्स भी क्लियर हो गया सबको। जेनेटिक्स के बाद आती है आपकी टेक्निक्स यूनिट। देखो, टेक्निक्स जो मैंने स्टार्ट भी की हुई है आपकी यूट्यूब पर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूलॉजी के लिए। तो आप सभी टेक्निक वाले लेक्चर्स देख रहे होंगे ना। टेक्निक वाले लेक्चर्स मतलब उस पर लिखा है CUT-PG लाइफ साइंस है, लेकिन वो सेम ही जूलॉजी का भी है और सेम ही आपका लाइफ साइंस का भी है, तो जूलॉजी वाले भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स वाले में इसमें आपके अराउंड 3 क्वेश्चन थे। 23 में आपको अराउंड 6 क्वेश्चन मिले थे, और 24 में आपको अराउंड 2 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, ठीक है, टेक्निक्स में। तो इसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपकी है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी हो गई, माइक्रोस्कोपी, और जो हमने PCR डिस्कस भी की थी, PCR वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। और आपकी एक और इम्पॉर्टेंट आती है, वो है आपकी ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, ब्लॉटिंग, इसके अंदर हम 4 पढ़ते हैं ना, सदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, ऐसे करके, तो उसमें हम ब्लॉटिंग में पढ़ते हैं। तो टेक्निक्स के बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? टेक्निक के बाद वाली जो यूनिट है वो है आपकी वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें एनिमल डाइवर्सिटी वाला पार्ट आ जाता है आपका। कौन से नंबर की है? 10th नंबर की। 10th नंबर पे आती है आपकी वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट, ये पूरा का पूरा एनिमल डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, जिसके अंदर आप एनिमल क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते हो, वो सारा आपका किस में आता है? वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, ये वाली इस वाली यूनिट में आता है। ठीक है, तो 2022 में इसमें अराउंड 8 क्वेश्चन थे, 23 में अराउंड 7 क्वेश्चन थे। तो आप देख रहे हो ना इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इस यूनिट की, इसकी इंपॉर्टेंस देख पा रहे हो। तो इसमें आपके अराउंड 4 क्वेश्चंस थे।
ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपका एनिमल क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल्स, ये पूरा का पूरा आपका इसके अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद जो आपका कंजर्वेशन वाला पार्ट आ जाता है, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारा का सारा एनिमल क्लासिफिकेशन, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे जो आप मोनेरा प्रोटिस्टा वगैरह पढ़ते हो ना, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, आपकी 11th यूनिट, वो कौन सी है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कौन सी है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, वो है टाइप्स ऑफ एग। वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला एग किसका होता है, या फिर नाम दे देगा कि इनमें से कौन सा एग का टाइप इसका होता है। तो वो टाइप ऑफ एग वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसका? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है। तो 2022 में इसमें 4 क्वेश्चन थे अराउंड, 23 में भी आपके ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन थे, और 24 में भी आपके अराउंड 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैंने बताया, टाइप ऑफ एग्स, एम्फीबियन डेवलपमेंट और मैमल डेवलपमेंट। अगर आप इन्हीं को पढ़ लेते हो तो ये आपकी यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो आपके इसमें टाइप ऑफ एग्स हैं, एम्फीबियन डेवलपमेंट है ना, एम्फीबियन डेवलपमेंट है, और आपका मैमल्स का डेवलपमेंट है। इसके अंदर जो भी फैक्टर्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्फीबियन और मैमल्स के अंदर। ठीक है। तो इसमें बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है आपकी बायोस्टैटिक्स। कौन सी नंबर की है वो? 12th नंबर की। 12th नंबर पे आपकी बायोस्टैटिक्स। देखो, बायोस्टैटिक्स ना पूरा डाटाबेस क्वेश्चन से भरा पड़ा रहता है, तो उसको तो ऐसा होता है कि अगर किसी को पता है तो ठीक है, वरना उसको उन क्वेश्चंस को मोस्टली स्किप कर देते हैं अगर नहीं पता होता। लेकिन मैं अगर आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ तो आप कर ही सकते हो, है ना। 2022 में इसके अराउंड 3 क्वेश्चन थे, 23 में इसको आपको ओनली 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, और 24 में इसके अराउंड 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट है इसके अंदर ना आपके मीन मोड मीडियन, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो इसमें डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। डाटाबेस क्वेश्चन हो गए, मीन मोड मीडियन हो गए, ये सब आपके बायोस्टैटिक्स में पूछे जाते हैं। वो होता है ना वो CHI स्क्वायर टेस्ट, है ना, ये सारे डाटाबेस क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, तो ये बायोस्टैटिक्स में आ जाता है। तो जो नेक्स्ट आपकी है वो है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी का डाटा मैं अगर आपको बताऊं तो आप कहोगे मैम इसके अलावा मतलब ये यूनिट इतनी इम्पोर्टेंट है? तो हाँ जी, क्योंकि ये जूलॉजी है तो इसके अंदर डाइवर्सिटी और आपका जो फिजियोलॉजी है वो तो इम्पोर्टेंट हो गई है ना। जूलॉजी में हम पढ़ते ही हैं, डाइवर्सिटी हो गया और ये हो गया, ये सारी यूनिट्स तो आपकी फंडामेंटल्स हैं, है ना। तो जो मेन यूनिट है आपकी फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी है। तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस का है, इसके अंदर जो क्वेश्चन का है 10 से 11 क्वेश्चंस तो इससे पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी से। ठीक है। तो जैसे कि अगर इसमें देखूं तो अराउंड 10 क्वेश्चन थे, इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन, और 24 में आपके 11 क्वेश्चंस। ठीक है। ये अप्रॉक्स डाटा है। ठीक है, अप्रॉक्स डाटा है। तो इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें आता है एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शन। अगला आपका जो एक्सक्रीटरी है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्सक्रीटरी और आपका सर्कुलेटरी। ठीक है, इनको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी से भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है आपकी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। जो आपकी 14th यूनिट है वो है आपकी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है इसमें आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वाली यूनिट से आपसे 3 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एनालिसिस है ईयर वाइज वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इसके बता देती हूँ। जो आपके इसमें जेनेटिक एनालिसिस होता है ना, जेनेटिक एनालिसिस, और जो आपका आरडीटी वाला पार्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो आप स्टेप्स वगैरह पढ़ते हो वो, और नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशंस आती हैं या फिर ड्रग्स वाला इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रग्स वाला टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके सारे के सारे जो भी आपकी सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं उसका सारा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। तो आपको उससे पता चल गया होगा, इससे अराउंड 3 to 5 है ना, इससे भी ऐसी 3 to 5। ये वाली एनिमल फिजियोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। आप इसको कैसे टिक कर सकते हो कि एनिमल फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनमें देखें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कौन सी दिख रही है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, है ना। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा रहे हैं, है ना। वेटेज तो है ना इसकी भी, लेकिन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट को देखो। पढ़ना आपको सब कुछ है, बस मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको ये तो पढ़ना ही है, इसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना। ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है। पढ़ना तो बाकी आपको पूरा ही है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन लेवल, आपको पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा ब्रिलियंट होते जा रहे हैं कि हाई स्कोर करते जा रहे हैं। तो आपको भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आप कॉम्पिटिट कर सको सामने वाले से, ठीक है। तो इसमें आप इसको देख सकते हो, जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई आपकी। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी, है ना, इवोल्यूशन हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी इंपॉर्टेंट, ये भी हो गई। तो सबसे जो है ना, आप देख सकते हो कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिससे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, सबका इंपॉर्टेंस इक्वल है। बस कुछ हैं जिनसे थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लेते हैं और कोई होती है जिनसे थोड़ा सा कम पूछ लेते हैं, जबकि इम्पॉर्टेंस सारे ही यूनिट्स की हैं, ठीक है। तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आपको इसके अलावा जूलॉजी के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो मैं अपनी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देती हूँ। आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर करियर गाइडेंस। आपको सब्जेक्ट चूज़ करने में कोई इशू आ रहा है, आपको सिलेबस में इशू आ रहा है, या फिर आपको कोर्स परचेज़ करना है, या फिर कुछ भी आपको है प्रॉब्लम, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इसको नोट डाउन कर लो और इस पर आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता दोगे कि आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही है या नहीं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर आपको कोई भी फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी और किसी वीडियो के अंदर जो आप चाहोगे, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बने रहिए CUET PG अड्डा 247 पर, और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेक केयर।